मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज का ये वीडियो लेक्चर होगा राजस्थान में कृषि के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम राजस्थान में कृषि से रिलेटेड जितनी भी राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और राजस्थान में किस प्रकार की कृषि होती है और उसमें राजस्थान की इकोनॉमी किस तरीके से निर्भर करती है। राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सारी कृषि मानसून के ऊपर ही निर्भर करती है और मानसून अनियमित भी रहता है राजस्थान के अंदर, जनरली हम देखते हैं। तो इसलिए जुए के समान है। और एक कृषि वर्ष है, उसका निर्धारण 1 जुलाई से 30 जून के बीच में जो एक साल होता है उसको कृषि वर्ष बोलते हैं। 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है, इसको एक कृषि वर्ष बोलते हैं। राजस्थान में जैविक कृषि नीति की बात करें, ये जून 2017 के अंदर लागू करी गई थी और राजस्थान का पहला जैविक जिला है वो डूंगरपुर है और प्रथम जैविक गांव है वो घाटी गांव उदयपुर है। ये 3 पैरामीटर है, 3 पॉइंट है, ये आप जरूर याद करना। राजस्थान में फसलों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि प्रमुख रूप से राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती हैं। राजस्थान में क्या फसलों को का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो खरीफ की फसल होती है, दूसरी रबी की फसल होती है, तीसरी होती है जायद की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो ये जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बोई जाती हैं। इनका टाइम होता है, उस इसी समय में बो करके इनको काट लिया जाता है। इनके उदाहरण के रूप में बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मोठ, रागी और सूरजमुखी इनके खरीफ की फसलों के उदाहरण है। रबी की फसल की बात करें तो इनका समय अवधि होती है अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल के बीच में। और रबी की फसलों के अंदर जो प्रमुख फसलें होती हैं वो गेहूं, जौ, चना, अफीम। अफीम याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि अफीम रबी की है कभी खरीफ की है। इसबगोल, तारामीरा, मसूर, तंबाकू। देखो राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जनरली बहुत एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो नीचे एक ग्रुप दिया जाता है कि इन ग्रुप में से कौन सी फसलें खरीफ की है, कौन सी रबी की है। तो ये आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, जो मुख्य मुख्य फसलें राजस्थान के अंदर होती हैं और रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। जायद की फसलों की बात करें तो रबी व खरीफ की फसलों के बीच के अंदर जो अंतर होता है 1-2 महीने का, उसके अंदर जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद की फसलें बोलते हैं। जायद की फसलों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, जनरली सब्जियां होती हैं, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और चरी। चरी पशुओं को खिलाने वाला चारा होता है, इसको चरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, जायद की फसलों के अंदर आती हैं। राजस्थान के अंदर जो जीडीपी है उसके अंदर कृषि का कितना योगदान है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वर्ष 2021-22 के अंदर जो कितना जीडीपी के अंदर योगदान रहा था कृषि का, वो आप देख लेना। राजस्थान के अंदर देखो, जीडीपी के अंदर किसी भी चीज़ का योगदान होता है वो 2 पैरामीटर के ऊपर होता है। एक तो स्थिर मूल्य पर होता है, एक प्रचलित मूल्यों के ऊपर होता है। ठीक है, जब इकोनॉमिक पढ़ोगे तब पता लग जाएगा स्थिर मूल्य क्यों क्या होता है, प्रचलित मूल्य क्या होते हैं। स्थिर मूल्यों के ऊपर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो कुल जीडीपी है उसका 28.85%, ये पैरामीटर एकदम से याद रखना, 28.85 इतना प्रतिशत है वो कृषि का योगदान है कुल जीडीपी का। 100% के अंदर 28.85 स्थिर मूल्यों के ऊपर राजस्थान के अंदर कृषि का योगदान है जीडीपी के अंदर। और प्रचलित मूल्यों के अंदर है 30.23%, ये पैरामीटर भी इम्पोर्टेंट है, 30.23। इसमें देखो ऐसे याद कर लेता हूँ कि 3 फर्स्ट में है और 3 लास्ट में, ये सेम सेम है, 3 दोनों के अंदर। तो ऑप्शन आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और स्थिर मूल्यों के अंदर यहाँ पर अंदर की ओर 8 है, तो ये देख लेना। और पूरे भारत की बात करें प्रचलित मूल्यों पर, वो है 18.76%। देखो पूरे भारत के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर जो जीडीपी है वो कृषि के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है एज़ कम्पेयर टू भारत की। राजस्थान के अंदर बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में बात करें और उनके जो किस्में हैं उनके बारे में बात करें। किस्में कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कई बार क्या बहुत बार पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं। तो बाजरा की जो किस्में हैं वो पूसा 322, राज 171, RCB 2, RCB 911, ये बाजरे की किस्में हैं। देखो इनमें एक चीज़ देखना आप, ये पूसा लिखा होता है, राज लिखा होता है, RCB ये पहले वर्ड लिखे होते हैं ना, ये जो लैब्स होती हैं जहाँ पर बनाई जाती है ना ये किस्म, उसका नाम होता है। पूसा भी एक लैब है, RCB भी लैब है, राज भी लैब है। तो ये कुछ इस हिसाब से होते हैं। दूसरा, गेहूं की बात करें तो गेहूं की जो वैरायटी है वो मावलिया, सोनालिका, अर्जुन, लाल बहादुर, गिरिजा, मंगला, गंगा, इस तरीके के नाम है गेहूं के। जो कि है करण, कैलाश, केदार, K15, ज्योति और जागृति। मक्का की बात करें, मक्का की बहुत बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम्स के अंदर, माही धवल और माही कंचन,
ये 2 मक्का की प्रजातियां हैं जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी हैं। प्रभात, नवज्योति, पूसा, पूसा भी लेब है, पूसा HM4, पूसा HM8, पूसा HM9, ये PRHM, ये सारी किस्में ये मक्का की हैं। कपास की बात करें नरमा, बीकानेरी, विक्रम, विजय, विकास। और चावल की बात करें तो माही, सुगंधा। देखो ये चावल और मक्का के अंदर कंफ्यूज मत होना, माही माही तो पहला है, लेकिन धवल और कंचन तो मक्का की हैं और केवल सुगंधा लिखा होता है तब चावल की है। कृषि से संबंधित राजस्थान के अंदर जो क्रांतियां हुई थी तो उनके बारे में देख लेते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर दोनों से, ये याद रखना। कई बार लाल क्रांति में लोग केवल टमाटर ही याद रख लेते हैं, लेकिन ये दोनों से संबंधित है, मांस या टमाटर से। हरित क्रांति है खाद्यान्न फसलों से। पीली क्रांति तिलहन, तिलहन जिनसे तेल निकलता है, सरसों वगैरह। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ये दूध से रिलेटेड। इसको अंडे के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना। अंडा है रजत क्रांति के साथ में अंडा। नीली क्रांति है मछली। नीली क्रांति इस तरीके से, समुद्र का रंग कितना होता है, कैसा होता है, नीला होता है, और उसके अंदर क्या होती है, मछलियाँ होती है। तो नीली क्रांति से मछली, इस तरीके से याद रख लेना। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम, जैसे क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए काली, ब्लैक, उस तरीके से याद रख लेना। सनराइज क्रांति तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति ये बागवानी से संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से है, अमृत नदी जोड़ो परियोजना से। और गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। ये एक बार सारी चीज़ें सहस्त्री निगाहों से जरूर देख लेना। राजस्थान में कृषि संबंधी अनुसंधान केंद्रों की हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र RARI, ये दुर्गापुरा के अंदर है, 1943 के अंदर स्थापित किया गया था। ये राजस्थान सरकार का ही उपक्रम है, राजस्थान सरकार इसकी फंडिंग करती है, राजस्थान सरकार ने इसको स्टेब्लिश किया था। दूसरा राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र, जिसको तबीजी भी बोलते हैं, ये अजमेर के अंदर है। देखो इनके आगे राष्ट्रीय है, ये ICAR के अनुसंधान केंद्र है। ICAR का केंद्र की संस्थान है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये बिछवाल, बीकानेर के अंदर है। कुछ और भी अनुसंधान केंद्र है। बेर अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर के अंदर है, BB याद रखना। खजूर अनुसंधान केंद्र, ये बिछवाल, बीकानेर के अंदर भी है, ये भी याद रखना। बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये बाड़मेर के अंदर है, इसको याद रखना, ये भी रिसेंटली ओपन हुआ है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर, ये भी अभी खुला है, इसको भी याद रखना। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर। देखो मक्का सबसे ज़्यादा किधर होता है, बांसवाड़ा साइड में ही होता है, इसलिए ये उधर की ओर है। चावल भी उधर ही होता है बांसवाड़ा साइड में, इसलिए बांसवाड़ा की ओर है। ठीक है। राजस्थान के अंदर कृषि से जुड़ी हुई हम योजनाओं के बारे में बात करें तो एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसान होते हैं वो अपने खेतों के अंदर ही अपनी अगली फसल का बीज का उत्पादन कर लें, जिनको बाजार के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, और उच्च क्वालिटी का बीज वो अपने खेतों के अंदर ही बोल लें, तो बीज के ऊपर वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तरीके की ये योजना थी। ये मुख्यमंत्री लिखा हुआ है तो राजस्थान सरकार की योजना थी। देखो किसानों द्वारा अपने स्वयं के खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन का बढ़ावा देना। ठीक है। देखो राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। जलवायु क्षेत्रों के आधार के ऊपर वर्गीकरण किया जाता है, तो राजस्थान को 10 भागों में बांटा गया। सबसे पहले 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर था। उसके अंदर ये शुरू की गई थी और 2018-19 से लेकर के ये राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये लागू कर दी गई है। ठीक है। दूसरा कृषि प्रदर्शन योजना के बारे में बात करें। किसानों की कृषि को नई तकनीकी सिखाने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का जो लोगो था उसके ऊपर लिखा हुआ था, देख करके विश्वास करने के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, कि जैसे तुम देखोगे तभी तुम्हें विश्वास होगा। इसलिए किसानों को नई तकनीकी सिद्धांत सिखाने के लिए इनका जगह जगह पर प्रदर्शन किया गया था, नई नई तकनीकों का, और किसानों को इनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया था। अगला है शून्य बजट प्राकृतिक खेती। एक ऐसी खेती जिसके अंदर आपको कुछ नहीं लगाना, मतलब कि आपका कोई भी खर्चा नहीं है, मतलब जीरो बजट है और आप खेती कर लोगे, इस तरीके की बजट की प्राकृतिक खेती है। ये जो पिछला बजट था 2019-20, उसके अंदर इसकी घोषणा करी गई थी। टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था स्टार्टिंग के अंदर, तो वर्तमान में ये 15 जिलों के अंदर संचालित होती है।
देखो, शून्य बजट की एक प्राकृतिक खेती तब होगी, एक तो ये प्राकृतिक होगी क्योंकि इसके अंदर कुछ बाहर से पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते क्योंकि उनके तो पैसे लगेंगे, तब शून्य बजट आधारित होगी नहीं। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसान अपने खेतों के अंदर ही कृषि आदान होते हैं उनका उपयोग करें, कि गोबर का उपयोग कर लिया, कुछ जो कंपोस्ट वगैरह खाद घर पर बना करके उसी का उपयोग कर लिया, और रसायन मुक्त खेती कृषि को बढ़ावा बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था, कि जिसके अंदर रसायनों बाहर के पेस्टिसाइडों का कम उपयोग हो और ये जैविक खेती के रूप में सामने आए। अगली है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना, जिसको RACP भी कहा जाता है। ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, ये याद रखना। एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जो कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, वो है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। विश्व बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया। 17 जिलों के अंदर वर्तमान में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य भी वही है। देखो, जो कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें से मैक्सिमम का उद्देश्य यही होता है कि किसान का सबसे कम से कम बजट लगे, अच्छा से अच्छा उत्पादन हो, क्वालिटी उत्पादन हो, जैविक उत्पादन हो। इसी प्रकार की जो एम है वो इन सभी योजनाओं के हैं। कृषि उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाना, कृषकों की आय में वृद्धि करना, और इम्पोर्टेंट ये है जलवायु प्रतिरोधक क्षमता युक्त कृषि का विकास करना, कि जो जलवायु की अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी कभी, तो से अपनी फसलें ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। और कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करना, कि कम से कम सिंचाई जल का उपयोग करके हम अच्छी खासी कृषि खेती कर लें, और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ाना, मतलब उनके जो व्यापार को बढ़ाना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, देखो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो 2007-8 में शुरू हुआ था। गेहूं और दलहन, दालें और गेहूं है, इससे इससे शुरू किया गया था। अब ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर ली गई हैं। इसके अंदर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो अनाज आते हैं, जैसे गेहूं आते हैं, दलहन आते हैं, और भी कई अनाजें अभी आने शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं, उनके भंडारण के ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस हैं, उनकी कीमतों के ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस हैं, कि उनको ज़्यादा इस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, उन कीमतों के अंदर अचानक से बढ़ाया नहीं जा सकता। केंद्र और राज्य का सहयोग होता है 60 से 40% का, केंद्र का 60% और राज्य का 40%। इनके ऊपर जो अनुदान मिलता है, सब्सिडी होती है उसका। बाद में 2018-19 के अंदर NFSM न्यूट्री सीरियल मिशन भी चालू किया गया था, जिसके अंदर न्यूट्रिशियन का ध्यान रखा गया था खाने के अंदर। और तिलहन एंड पॉम ऑयल का मिशन था NFSM, इसके अंदर पाम ऑयल और तिलहन भी शामिल किया गया था। इन सभी के अंदर जो केंद्र और राज्य का जो अनुदान है वो 60 से 40% है। ये आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, ये केंद्र का है। इसके अंदर केंद्र और राज्य का जो NFSM भी सारे केंद्र के ही वो हैं, प्रयोजन है। इनमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है लगभग 60 और 40 ही मिलेगा मैक्सिमम के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि किसानों को जो तकनीकी रूप से इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि वो कृषि के अंदर नई नई वैज्ञानिक तकनीकियों का इस्तेमाल करना शुरू करें, जिससे उनका उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो। यही इसका मेन उद्देश्य था। इसके जो 4 उप मिशन भी थे वो थे कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें वही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, कि इसके अंदर आप कृषि के अंदर कुछ नई नई वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करो, और उनके बेचने के ऊपर भी, उनको किस तरीके से उनकी ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर भी नई नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करो, जिससे किसानों को अच्छी आय हो सके। अगली है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। ये एक्चुअली में कोई नई योजना नहीं थी, 3-4 योजनाएं थी छोटी छोटी, उन सभी को मिला करके एक सिंगल योजना बना दी थी। जिनमें कौन कौन सी योजनाएं थी जिनका विलय किया गया था? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन था, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना थी, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना थी, और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन थी। ये 4 योजनाएं थी। इन चारों को मिलाकर के, ये केंद्र की योजनाएं थी चारों, ये छोटी छोटी योजनाएं थी, इनको मिलाकर के एक सिंगल योजना बना दिया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य का उतना ही वो योगदान है। इसमें यही है, राष्ट्रीय टिकाऊ टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत इसके 4 भागों में बांट दिया गया। ये वही चीज़ें हैं, 4 को कंबाइंड किया गया था, 4 को एक में कंबाइंड करके के उसके 4 छोटे छोटे सब पार्ट कर दिए गए थे, जिसमें एक पार्ट है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो हमें केंद्र सरकार की ओर से ये है सुविधा, जिससे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं अपनी ज़मीन का। परंपरागत कृषि विकास योजना,
कृषि वानिकी पर उप मिशन, यह 2017-18 के अंदर शुरू किया गया था। अब अगली एक इम्पोर्टेंट योजना है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं, जिसके बारे में लगभग सभी को पता होगा। ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 2016 से प्रारंभ की गई थी। वन नेशन वन स्कीम के बारे में इसकी थीम थी, मतलब पूरे देश के अंदर ये समान रूप से लागू होगी और इसकी जो टर्म और कंडीशन होंगी पूरे देश के अंदर समान होगी। ये कंप्लीट रूप से केंद्र की योजना है। इसका उद्देश्य ये है कि प्राकृतिक जो आपदा हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कुछ भी होता है, उसकी वजह से जो आप किसान की बोई हुई फसल होती है उसकी किसान बीमा करवा सकता है और उसका जितना भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी होगी वो उसके आधार पर उसके नुकसान का आकलन करके किसान को एक मुश्त राशि देगी उसकी फसल के बराबर, जिसमें यह है कि कृषक अपने कुछ प्रीमियम राशि है वो तो कुछ तो किसान देगा, कुछ सरकार देगी, तो जाकर के उस बीमा कंपनी को देंगे। फिर बीमा कंपनी उस खेती की उस किसान के खेत की बीमा कर देगी और उसके अंदर कोई भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी वो हर्जाना किसान को देगी। इसमें बीमा प्रीमियम इस तरीके से है, रबी फसल है, रबी की फसल है तो 1.5% लगेगा, खरीफ की फसल है तो 2% है, और वाणिज्यिक खेती और बागवानी खेती है तो 5% लगेगी। जैसे कपास वगैरह कुछ इस तरीके की फसलें बोते हैं तो वो 5% लगेंगी। ये प्रीमियम है, ये याद रखना है। रबी छोटा वर्ड है तो सबसे कम है, खरीफ इससे बड़ा शब्द है तो 2% है, और वाणिज्यिक और बागवानी सबसे बड़े शब्द हैं तो सबसे ज़्यादा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब राज्य में प्रीमियम और अनुदान और फसल कटाई प्रयोगों के संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि हेतु भुगतान हेतु राज्य निधि योजना भी चल रही है कि फसलों की कटाई से संबंधित कुछ किसानों को सहायता मिल जाए और कम खर्चा हो, इसके लिए राजस्थान सरकार भी कुछ सहयोग कर रही है। अब एक है प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज। प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज था, ये किससे संबंधित था? 2009 के अंदर शुरू किया गया था। उदयपुर बांसवाड़ा में मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देना, और मक्का सबसे ज़्यादा किधर होती है राजस्थान के अंदर? उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर ही। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन की बात करें, ये कब चालू हुआ था? 2009-10 के अंदर। ये भी आप देख लेना, नाम देख लेना इन चीज़ों के। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये मैंने आपको बताई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कौन सी योजना थी जिसका उप मिशन है ये भी आप देख लेना, अभी मैंने जस्ट बताई है थोड़ी देर पहले। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। और भूमि में उर्वरकों का उचित उपयोग करना। कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको ये बताता है आपकी फसल के अंदर कौन से कंपोनेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, कि आपको कौन से उर्वरक की कितनी ज़रूरत है, और आपकी कितनी क्षारीय है और कितनी अम्लीय है आपकी मृदा का जो आपको पूरा एनालिसिस है वो आपका ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बताएगा। कि इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा उर्वरक कब डालना है और कौन सा कम डालना है, कौन सा ज़्यादा डालना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 1 फरवरी 2019 को लागू की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, इसका लगभग सभी को पता है। इसके अंदर क्या होता है? किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 6,000 रुपये, 2,000 रुपये में 3 बार, साल में 3 बार, 4-4 महीनों के अंतराल के अंदर किसानों को दिया जाता है। 6,000 रुपये टोटल मिलेगा। ठीक है, इसके कुछ टर्म और कंडीशंस हैं, उसके आधार के ऊपर ये किसानों को मिलती है। अगली है किसान कलेवा योजना। ये 20 जनवरी 2014 में चालू की गई थी। ये राजस्थान सरकार की है। इसके अंदर क्या था कि जो मंडियां होती हैं उसमें फूल और सब्जी मंडी को छोड़ करके जो अनाज मंडियां होती हैं उनमें जो वहाँ के वर्कर हैं, लेबर है, उसको 5 रुपये में भरपेट खाने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। कि 5 रुपये तो वो खाने वाले लेबर है वो देंगे, और इसके साथ में जो वहाँ पर किसान भी आते हैं अपनी फसलें बेचने के लिए, वो भी इसका उन्हीं के लिए स्पेशली ये चालू की गई थी किसान कलेवा योजना। जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी के अंदर आते हैं उनको 5 रुपये में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाए। इसमें 5 रुपये तो किसान से लिया जाएगा और बाकी की जो राशि है वो सरकार देगी। अगली थी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसके अंदर ये योजना 2009 के अंदर चालू की गई थी, और ये योजनाएं अभी भी वर्तमान के अंदर चल रही हैं। ये योजनाएं इसलिए इनको अभी भी हम पढ़ रहे हैं। किसानों और कृषि जो श्रमिक होते हैं उनको आर्थिक सहायता। देखो किस किस के लिए राजीव गांधी कृषक साथी, ये किसानों को भी है और जो कृषि श्रमिक हैं उनको भी है, दोनों को है ये योजना। इसमें कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता की जाती है। कि आपकी मंडी में या कहीं पर काम करते टाइम मशीनों से या फिर फसल काटते टाइम में यदि किसी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना थी। अगली एक योजना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये 2015 में शुरू की गई थी और अभी भी वर्तमान के अंदर चल रही है।
देखो इसमें क्या-क्या है, इसमें एक तो प्रसूति सहायता योजना है। प्रसूति सहायता योजना के अंदर क्या है कि जो मंडी के अंदर जो महिला श्रमिक काम करती हैं, उनको 45 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यदि उनके बच्चे होते हैं तो उनको 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और जो पुरुष होते हैं उनको 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान, यदि इस अवकाश के दौरान भी उनको पैसे मिलेंगे, उनको जो अकुशल श्रमिक का जो वेतन निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा, उसके बराबर जो राशि है वो सरकार उनको घर बैठे हुए देगी। 45 दिन के लिए तो महिलाओं को और 15 दिन के लिए पुरुषों के लिए कि निर्धारित, ठीक है। और दूसरी इसी के अंदर थी विवाह के लिए सहायता। इसमें जो महिलाएं हैं जो कृषि मंडी के अंदर काम करती हैं, उनकी जो पुत्रियों का विवाह होगा तो उनको 50,000 रुपए की सहायता। देखो ये महिलाओं के लिए ही है, विवाह के लिए सहायता है, ये महिलाओं की पुत्रियों के लिए है। 50,000 रुपए की सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा की जाएगी। कृषि विपणन बोर्ड, ये अभी राजस्थान सरकार ने रिसेंटली बनाया था 2019 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। विपणन का मतलब है कि उसका क्रय विक्रय। राजस्थान में एक व्यापक नीति का निर्माण किया गया है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये भी 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस तरीके की हैं कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद में होने वाली किसानों को जो हानियां होती हैं उनको कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कि जो कृषक हैं और उन जो कृषकों के जो संगठन बने होते हैं, जो सोसाइटी वगैरह वो बना करके रखते हैं, उनकी सहभागिता, जो कृषि का जो व्यापार है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको बढ़ाना। मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना है, जिससे किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा, कि जो किसानों की फसलें हैं उनकी मूल्य वृद्धि के ऊपर भी सरकार बार बार प्रयत्न करेगी। और राज्य की उत्पादन बहुलता वाली फसलें, जैसे राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जिन फसलों का, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन होगी, ग्वार, इसबगोल वगैरह होती है, इनका निर्यात भी राजस्थान सरकार अभी चालू करने के जो प्रोसेस होता है उसको बहुत आसान बना देगी, जिससे ये निर्यात होने शुरू हो जाएंगी तो इनकी अच्छी खासी कीमत किसानों को मिलनी शुरू हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना, कि किसानों को बार बार कुछ इस तरीके के पाठ्यक्रम, उनके लिए कुछ कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग सरकार चलाएगी, जिससे उनको कुछ वैज्ञानिक तकनीकी या कुछ अच्छी जो नई टेक्निक है कृषि की वो सीख सकें। और मांग आधारित उत्पादन को बढ़ाना, ये कुछ पॉइंट हैं इसके, जो ये नीति थी राजस्थान सरकार ने चालू करी थी, इसको चालू करने के पीछे जो उद्देश्य थे। इसमें वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इसमें एक तो ये किया था कि जो किसान और उनके संगठन है वो यदि कृषि प्रसंस्करण प्रसंस्करण और उसकी अवसंरचना के विकास के लिए जो काम करेंगे, जैसे कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनाया, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, एक किसान कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, उसका यदि 50% अनुदान सरकार के द्वारा किया जाएगा। यदि किसान यदि कोल्ड स्टोरेज बना रहा है और उस कोल्ड स्टोरेज को बनाने में 1 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 1 करोड़ में से कितने 50 लाख सरकार देगी और 50 लाख ही किसान के लगेंगे। इसमें क्या है, अधिकतम 100 लाख रुपए, 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए, अधिकतम कितने खर्च कर सकता है, 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है किसान। उसमें कोल्ड स्टोरेज बना लिया या फिर कुछ ग्रेडिंग मशीन लगा ली, कुछ इस तरीके की चीज़ें किसान लगा सकता है। कृषकों और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए है, ये कृषकों के लिए तो ये योजना है। और इस परियोजना लागत का, हाँ देखो, जो किसान है उसको तो 50% मिलेगा, और किसान के अलावा जो अन्य व्यापारी हैं उनको 25% दिया जाएगा, और अधिकतम 50 लाख रुपए तक, मतलब 50 लाख रुपए तक खर्च करेंगे उसका 25% सरकार देगी। ठीक है, 12.5 लाख रुपए हो गए लगभग। वो उन किन के लिए है, उद्यमियों के लिए। टर्म लोन लेंगे किसान तो उनको 5% ब्याज पर सब्सिडी, ब्याज पर 5% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और राज्य के बागवानी उत्पादों और अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए, ठीक है, जो बागवानी उत्पाद हैं राज्य के, उनको राज्य से बाहर दूसरे राज्यों के अंदर ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन करने के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 15 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। ये भी देख लेना कि आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा का परिवहन कर रहे हो ना, तो आपको 3 साल के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे।
और राज्य के बागवानी उत्पादों का निर्यात करोगे तो 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से 15 लाख का अनुदान मिलेगा। मतलब आप बागवानी उत्पादों का निर्यात भारत से बाहर भेजोगे तो आपको 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे 3 साल के, और भारत के अंदर ही किसी दूसरे राज्य के अंदर भेजते हो 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के ऊपर, तब आपको 3 साल के मिलेंगे 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से। एक है कृषक कल्याण कोष। ये भी अभी राजस्थान सरकार ने 2019-20 का जो बजट है उसके अंदर घोषणा की गई थी। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2019 को करी गई थी। इसका जो मोटो था ईज ऑफ डूइंग फार्म की तर्ज के ऊपर 100 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए थे। 1000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया था। इसमें किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किया जाए, इसके लिए कृषि कल्याण कोष इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये भी आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ें हैं वो देख लेना। कपास को राजस्थान में क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना। अफीम को काला सोना। होहोबा और जोजोबा इसको पीला सोना। इससे बायोडीजल भी बनता है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ज्वार गरीब की रोटी को कहते हैं। जूट गोल्डन फाइबर होता है। मूंगफली गरीब की बादाम, काचा बादाम मूंगफली। मक्का अनाज की रानी। ये कुछ वर्ड हैं, ये आप देख लेना। इसके साथ ही ये मेरा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।